स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। ये चैप्टर 10 का पार्ट 1 है, सार कैसे करें। किसी सामग्री का सार लिखना एक उपयोगी कला है जिसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। सार लेखन में किसी वस्तुतः विषय वस्तु या अंश के मूल भावों को कम से कम शब्दों और वाक्य में लिखा जाता है। कहने का मतलब ये कि जो हम सार लेखन पढ़ चुके हैं, राइट, तो सेम वही है कि सार कैसे करें। बहुत ही बड़ा कंटेंट दिया हो, उसका हमें छोटे से छोटे शब्दों में 3-4 लाइन में या छोटे से छोटे शब्दों में उसको समझाना, उसका सार क्या है वो बताना सार लेखन है। अगर आपको पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है और आप उतना पढ़ के समझ लो कि इसमें क्या दिया है, ओके। सार लेखन की आवश्यकता कार्यालय, वाणिज्य, पत्रकारिता, शिक्षा आदि कई क्षेत्रों में पड़ती है। इस पाठ में हम सार संक्षिप्तण कैसे करें के बारे में अध्ययन करेंगे और सामग्री का सार करना सीखेंगे। फर्स्ट देखते हैं कि सार क्या है। आपने ताज़ा मक्खन खाया होगा। आप यह भी जानते होंगे कि मक्खन कैसे निकाला जाता है। दही को राई से भिगोने पर उसका तत्व भाग ऊपर आ जाता है। यहाँ पृथक करने पर मक्खन कहलाता है। यह मक्खन दही का सार कहलाता है। ओके, दही था, उसमें से मक्खन निकला, तो दही क्या था, पूरी कहानी थी, और मक्खन क्या है, उसका सार है। ओके, जिस प्रकार जमी हुई दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार चिंतन की प्रक्रिया से, यानी कि सोच विचार करके मथ करके इसकी किसी भी सामग्री में से सार निकाला जाता है। भाषा के संदर्भ में भी सार यही है। अपनी बात या कथ्य को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए, उसे पाठकों की समझ में आ सकने योग्य बनाने के लिए लेखक अपनी बात को दोहराता है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ का प्रयोग करता है और किसी कथा प्रसंग से उसे प्रमाणित करता है। विद्वानों की उक्तियों को उक्त करके उसे ठोस बनाता है, अलंकार युक्त शब्दावली का प्रयोग करता है और उस कथ्य को विस्तार देता है। यह स्थिति वैसी है कि जैसे हमारे पास दही है और दही को हम उसके मूल स्वरूप में खाते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उसके सार को अपना लेता है और शेष सामग्री को त्यागता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी पाठ का सामग्री में भी सार और निस्सार बात में अंतर किया जा सकता है। मीन्स अगर कोई टॉपिक है, ओके, आपके पास कोई टॉपिक है लिखा हुआ, तो उसमें से आपको क्या ज़रूरी बात है, कौन सी बिन ज़रूरी बात है, वो आपको पढ़कर समझ में आ जाएगी। तो जो ज़रूरी बात है उसको अलग करके आप नीचे लिख दो, तो वो क्या हो गया, आपका सार हो गया। बिन ज़रूरी बातें आप निकाल देते हो। ओके, जो बातें महत्व की होती है उन्हें हम स्वीकार कर लेते हैं और शेष जो बाकी बचा होता है उसे छोड़ देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, साधु और सुख भी यही काम करते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देत उड़ाए। जैसे दही से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क जो है वो पूरी सामग्री या बातचीत में से उसका सार निकाल लेता है। अभी कोई भी हम कुछ भी चीज़ सुनते हैं तो जो ज़रूरी है वो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली याद रखता है, और बाकी की जो बातें हैं वो हम भूल जाते हैं, हमें पूरी बात याद नहीं रहती। ओके, समझ रहे हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि सार लेखन का उपयोग कहाँ पे होता है। आज का जीवन बहुत ही भाग दौड़ वाला है, लोगों के पास समय की कमी है। ज़माना इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि यदि व्यक्ति उसके साथ कदम से कदम मिलाकर ना चले तो वह पिछड़ जाएगा, यानी कि पीछे रह जाएगा। यही कारण है कि व्यक्ति कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों से अधिक से अधिक बातें जान लेना चाहता है। कार्यालय में अधिकारियों के पास इतना समय नहीं होता कि वे फाइलों और पत्रों को पूरी तौर से पढ़ें। ओके, तो वे कम से कम समय में अधिक से अधिक फाइलों और पत्रों को निपटा देना चाहता है। बहुत सारी फाइलें और पत्र हो
बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स हो, तो वो तो पत्र के थ्रू ही जाएगी वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ों को पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो वहाँ पर सार लेखन ज़्यादा उपयोगी होता है। समझ रहे हो? फिर विशेष रूप से वह अधिकारी जिसने हाल ही में कार्यभार संभाला हो, ओके, जो नया ज्वाइन हुआ हो, उस व्यक्ति के पास तो उतना समय नहीं होगा कि वो सभी फाइलें विस्तार से पढ़े, अतः वह संबंधित फाइल की सामग्री का सार प्रस्तुत कर देने का आदेश दे देता है। इस तरह की स्थितियों में सार बहुत ही मददगार सिद्ध होता है। सार को पढ़कर अधिकारी तुरंत ढेर सारी फाइलें निपटा देता है। सार को पढ़कर व्यक्ति अपनी रुचि का समाचार, लेख या कहानी चुन लेता है। कुल मिलाकर सार जो है वो पूरी सामग्री के आधार पर तैयार किया जाता है। वो संक्षिप्त होते हुए भी सामग्री की सभी मुख्य बातों को अपने में समेट लेता है, जिसके आधार पर पूरी सामग्री को समझा जा सकता है। यहाँ आपके मन में ये प्रश्न भी उठता होगा कि जब सार संक्षिप्तण का महत्व इतना है और सारे काम सार के आधार पर चलते हैं, तो फिर मूल सामग्री की क्या आवश्यकता है? हम डायरेक्ट शॉर्ट में नहीं लिख सकते क्या? हम इतना बड़ा क्यों लिखते हैं फिर? अर्थात फिर मूल विस्तृत सामग्री क्यों पढ़ी जाती है? इससे भी आगे बढ़कर सब लोग सार ही नहीं लिखते तो अपनी बातें विस्तार से क्यों लिखते हैं? अगर कई जगह ऐसी होती है, कई चीज़ें ऐसी होती है जहाँ आप सार नहीं लिख सकते, आप बहुत विस्तार में लिखें तो ही अच्छा लगता है, तो ही समझ में आता है। तो ऐसा क्यों है? आपका ऐसा सोचना सही है, परंतु मूल सामग्री का अपना एक अलग महत्व होता है, जिसे किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि आपका कोई चैप्टर है, ओके, बहुत सारा है, मतलब 10-15 पेजेस का चैप्टर है, ओके। अभी आप लाइन टू लाइन तो याद करने से रहे, तो आप क्या करोगे, उसमें से जो ज़रूरी बातें हैं वो अपनी बुक में लिख दोगे, नोटबुक में लिख दोगे और एक अच्छी सी नोट्स बना दोगे। जब एग्ज़ाम आएगा तब आप उतना ही पढ़ोगे। तो ये क्या हो गया? सार हो गया। आपको पता चल गया कि मेन बात ये है इसके अंदर, और आपको समझ में आ गया कि चैप्टर पूरा जो है वो क्या कहना चाहता है, ओके। फिर देखते हैं कि मूल सामग्री का महत्व क्या है। मूल सामग्री मीन्स जो लंबा कंटेंट लिखा होता है उसका महत्व क्या है, क्यों लिखते हैं हम इतना बड़ा, जबकि सार ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मूल कंटेंट की क्या खासियत होती है? वस्तुतः कथ्य की संवेदनशीलता, भाषा का चमत्कार, अनुभव की ऊष्मा सार में नहीं आ पाती। सार से कम काम तो चल जाता है, किंतु रचनात्मकता का उससे अभाव रहता है। हम सार में क्या करते हैं, जो बिन जरूरी बातें हैं उसको निकाल देते हैं, जैसे कि हो गया उदाहरण हो गए, ये सब हम सार में नहीं लिखते, राइट। लेकिन जो मूल पाठ है, मूल कंटेंट है, उसमें हम वो ज़रूर लिखते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा पता चले। तो ये डिफरेंसेस हैं मूल पाठ और आपके सार में। अतः कथ्य को पूरी तरह जानने और समझने के लिए, भाषा के चमत्कार का आनंद लेने के लिए और सामग्री की रचनात्मकता से विभोर होने के लिए मूल सामग्री यानी कि मूल पाठ का अध्ययन किया जाता है। अगर कोई चैप्टर है, आपका कहानी वाला चैप्टर ले लो, ओके, तो अगर उसमें से छोटे से 3-4 मीन्स छोटे से पैराग्राफ में मैं समझा दूँ कि इस कहानी में ऐसा है, तो आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर किससे रिलेटेड है, क्या है। लेकिन उसका पूरा कंटेंट, उसका जो संवाद है पात्रों के बीच का, क्या बातें हुई, कैसे क्या हुआ, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए आपको तो पूरा पाठ पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो वैसे तो हमें अपनी बात कम से कम शब्दों में और संक्षिप्त में कहनी चाहिए तथा अनर्गल बातों से बचना चाहिए, किंतु भावों को पूरी तरह से प्रकट करने के लिए और उसे प्रभावपूर्ण शैली में व्यक्त करने के लिए सार उपयोगी नहीं होता। अतः सार जो है वो मूल सामग्री का स्थान नहीं ले सकता। वो बेशक ज़रूरी है, लेकिन वो मूल पाठ का स्थान नहीं ले सकता। कभी कभी किसी तथ्य की जानकारी के लिए मूल सामग्री पढ़ी जाती है। आप जानते हैं कि कार्यालयों के हर अनुभाग में काम की मात्रा के अनुसार सहायक और लिपिक होते हैं, लेकिन
काम को निपटाने की जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारी की होती है। उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो हर मामले से संबंधित पूर्व पत्रों और टिप्पणियों को पढ़े। अगर कोई घटना घटी है, उसके बारे में बहुत सारी कंप्लेन आई है, बहुत सारे पत्र आए हैं, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक करके सारे पत्रों को पढ़े, सारी कंप्लेंट्स पढ़े। तो इसीलिए इनके सामने इनका सारांश ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि वहाँ आसानी से सारे मामलों को समझ सके। समझ रहे हो? फिर कभी कभी मामला उच्च अधिकारियों के सामने रखना पड़ता है कि भाई इससे नहीं हो रहा है तो इससे भी बड़े जो अधिकारी है उससे ये सॉल्व ज़रूर होगा, तो उसके सामने रखना पड़ता है। तो उनके सामने केवल मामले का सार प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि उन्हें प्रतिदिन बहुत सारे मामले निपटाने पड़ते हैं, इसीलिए हर मामले को ज़बानी याद रखना मुमकिन नहीं होता। उन्हें तो बहुत सारी कंप्लेन आती होंगी बड़े अधिकारियों को, तो फिर उनके पास तो बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं है कि वो पूरा पत्र पढ़े, पूरी कंप्लेंट्स पढ़े। तो उनके लिए सार बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कार्यालयों में कई मामले बहुत समय तक चलते रहते हैं। इसी दौरान यदि संबंधित सहायक छुट्टी पर चला जाए तो फाइलें दूसरे सहायक को देखनी पड़ती है। ठीक है, तो उसे संबंधित पत्रों और टिप्पणियों के सारे मामले को समझने में इससे सहायता मिलती है। अगर दो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं कि आधा ये कर रहा है, आधा दूसरा कर रहा है, लेकिन अगर कोई एक छुट्टी पर है तो सारा काम वो दूसरे वाले पर आ जाएगा। अभी जो पहले वाले का जो काम है उसके बारे में वो इतना नहीं जानता है कि उसके पास क्या है, कौन सी कंप्लेंट्स है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सार उसके लिए बहुत ही मदद करता है उसे, कि वो सार पढ़कर जल्दी से समझ जाता है कि क्या मामला है। ओके, कार्यालयों में वेट सहायकों का एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण भी होता रहता है। नए आए सहायक को सार के द्वारा मामलों को समझने में सुविधा रहती है। अगर ट्रांसफ़र हो जाता है किसी ऑफिसर का, ओके, ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो दूसरे ज़िले या स्टेट में चला जाएगा, तो वहाँ पे उसको इसमें बहुत सार की मदद से मामलों को जानने में बड़ी सहायता मिलती है। राइट, समझ रहे हो? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कार्यालय के काम में सार लेखन कितना आवश्यक और महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं कि सामग्री में मूल विचार क्या होता है। अक्सर हम दही को मथकर मक्खन निकाल लेते हैं और मट्ठे का किसी और कार्य में उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी सामग्री का सार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वो एक मथनी का काम करता है। हम पढ़कर या सुनकर किसी सामग्री को मस्तिष्क में पहुंचाते हैं। मीन्स हम कुछ पढ़ रहे हैं या मैं बोल रही हूँ, ओके, अभी तो आपके दिमाग में वो बातें जा रही हैं। ठीक है, हमारा मस्तिष्क जो है उस मूल सामग्री के विस्तार को अलग करके सार प्रस्तुत कर देता है। मीन्स अगर मैं पूरा एक अंश पढ़ रही हूँ, ओके, और लास्ट में मैं ये पूछूँ कि चलो बताओ आपको क्या समझ में आया, तो आप क्या बोलोगे? आप पूरा नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? क्या समझ में आया? कि हमें ये समझ में आया, ये कहना चाहता है ये अंश। ओके, समझ रहे हो? फिर यह मूल सामग्री का विस्तार क्या है, जिन्हें मस्तिष्क अलग कर देता है। मूल भावों को स्पष्ट करने और उसे प्रभावी बनाने के लिए लेखक या व्यक्ति अनेक उपाय करता है। जैसे भाव को स्पष्ट करने के लिए वो व्याख्या करता है, उपयुक्त उदाहरण देखता है और भाव को दोहराता है। ये तीन चीज़ें भाव को स्पष्ट करने के लिए की जाती है। और भावों को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाता है? कथाओं का प्रयोग करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं, प्रसिद्ध कथनों का प्रयोग करते हैं, व्यास शैली यानी कि मूल बात को विस्तार से बोलना, जो मेन बात है, जो टॉपिक है उसको विस्तार से बोलना, इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए? प्रभावी बनाने के लिए। ओके, अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए व्यक्ति उसकी अनेक तरह से व्याख्या करता है। जैसे उदाहरण देता है जिससे भाव स्पष्ट हो सके। ओके, आवश्यकता पड़ने पर वह भाव को एक या अधिक बार दोहराता भी है। अपने भावों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यक्ति मुहावरे, लोकोक्तियाँ का प्रयोग करता है, अलंकार पूर्ण भाषा का व्यवहार करता है, लोक प्रसिद्ध या संबंधित कथाओं और चुटकुलों आदि का प्रयोग करता है।
प्रसिद्ध साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों आदि की उक्तियों का उल्लेख करता है और संवाद आदि का व्यवहार करके शैली को रचनात्मक बनाता है। यानी जो मेन कंटेंट है उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, मुहावरे होते हैं, कई सारे उदाहरण होते हैं, ठीक है, जिससे हमें कहानी या कुछ भी पढ़ते समय वो एकदम एट्रैक्टिव लगती है, पढ़ने में मज़ा आता है। समझ रहे हो? सार लेखन की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे हम सार लेखन करते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसके ये चरण हैं। मूल सामग्री का बोध, यानी कि जो मेन कहानी है वो क्या कहना चाहती है, किसके बारे में है, कौन से टॉपिक के बारे में है, वो यानी कि मूल सामग्री का बोध। मूल भाव की पहचान, मूल भाव जो कहानी या कोई भी टॉपिक है उसका मूल भाव क्या है, ठीक है, वो किसी व्यक्ति के पर्सनल जीवन के बारे में है, किसी की हैप्पीनेस के बारे में है, क्या है वो यानी कि मूल भाव की पहचान। संबंधित भावों की पहचान, मूल भाव को स्पष्ट करने वाली व्याख्या, उदाहरण और दोहराव की पहचान। मूल भाव को प्रभावी बनाने वाले तत्वों अर्थात जो कथा है, अलंकार है, प्रसिद्ध कथन है या रचनात्मक और व्यास शैली की पहचान। मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए विस्तार देने वाले वाक्यों को हटाते हुए सार लेखन किया जाता है। तो आपको जो मेन कंटेंट है, कहानी है, उसमें इतनी बातों का तो अवश्य पता होना चाहिए कि आपको पहचान आना चाहिए कि ये बात है। ओके, सबसे पहले हम मूल सामग्री को एक बार या 2 बार या ज़्यादा बार पढ़कर उसे समझ पाते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, किसके बारे में बात करी गई है। इससे पढ़ने और समझने के दौरान हम जान लेते हैं कि सामग्री का मूल भाव क्या है और उससे संबंधित अन्य भाव कौन से हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे देखेंगे, सार लेखन की प्रक्रिया कैसे होती है। ओके, बाय बाय।